गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम पार्ट 3 अर्थात पाठ नंबर 3 विज्ञान विषय कक्षा 10 के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसका लास्ट लेक्चर लेंगे पार्ट 7 और इसमें हम लेसन ये समाप्त कर देंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको एनिमेशन के थ्रू मिलेगी इस लेसन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, धातुओं का निष्कर्षण स्टार्ट किया था। उसमें हमने निम्न क्रियाशील धातु जो कि सक्रियता श्रेणी में मैंने आपको बताई थी, निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो सीधी सी बात है, उच्च क्रियाशील धातु कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी उच्च क्रियाशील धातु हैं। कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम ये रहा Na, पोटेशियम के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं उच्च क्रियाशील है। और इन धातुओं में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका जो निष्कर्षण किया जाता है वो आप करेंगे विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा। अब ये विद्युत अपघटनीय विधि कौन सी है? तो विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा। मैंने क्या लिखा कि सक्रियता श्रेणी में उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किया जाता है। या हेडिंग यूं आ सकती है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर की धातुएं होती हैं वे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, अतः उनका निष्कर्षण सिर्फ विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किया जा सकता है। इस पे एक प्रश्न है, इस विधि को जब मैं समझाऊंगा उसके बाद आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये जो धातुओं उच्च क्रियाशील धातु का निष्कर्षण है इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत अपघटनीय विधि का। किसकी बात करते हैं? विद्युत अपघटनीय विधि की। तो इसको समझते हैं फिर उसको देखेंगे। तो हमारी बुक में दिया हुआ है तांबे का विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा परिष्करण। विद्युत अपघटनीय है तो आपको एक बीकर लेना पड़ेगा। ये कांच का बीकर है। क्या है? कांच का एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में मैं 2 इलेक्ट्रोड डालूंगा। इलेक्ट्रोड तो जानते हो ना, छड़े 2। ठीक है, ये मैंने 2 छड़े इसमें डाल। ठीक है विद्यार्थियों, इस छड़ और इस छड़, इसका नाम मैं दे देता हूं कैथोड और इस छड़ का नाम दे देता हूं एनोड। एनोड होती है प्लस वाली छड़, याद रखो, और कैथोड होती है माइनस वाली छड़। मतलब ये जो 2 धातुओं की रॉड डाली गई है इसमें एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, इसको जोड़ दिया सेल से, ये प्लस वाला निशान और ये माइनस वाला। ठीक है, चलो मैं ऐसे करता हूं, इसको इरेज करता हूं, पूरा वापस सुंदर सा बनाता हूं, ये दिख नहीं रहा होगा ना। तो हेडिंग आप लिख लेना, मैं इसको फिर बढ़िया तरह से बना देता हूं, फिर अपने समझते हैं। ऐसे इस पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बनाया मैंने बीकर। बीकर में डाला एक छड़ लोहे की या धातु की छड़ और दूसरी छड़। ठीक है,
ये बीकर मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये बीकर है, ठीक है। इस छड़ का नाम दिया मैंने कैथोड, और मैंने जैसे आपको बोला कैथोड होती है माइनस, ठीक है, और ये है एनोड, इसको दिया मैंने प्लस। इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, बैटरी से जोड़ते वक्त आपको समझदारी का उपयोग करना है। वो कैसे, वो देखें। प्लस वाली छड़ को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ते हैं, तो प्लस सिरा वो सिरा होता है जो बड़ा होता है बैटरी का, ये बड़ा सिरा है, फिर ये छोटा, फिर बड़ा, ये छोटा, फिर बड़ा, ये छोटा, छोटा माइनस होता है और बड़ा प्लस होता है। ये बैटरी से मैंने जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि सेटिंग का नाम क्या है? तांबे का विद्युत विधि द्वारा या विद्युत अपघटन विधि द्वारा निष्कर्षण या परीक्षण। परीक्षण का मतलब उसको हमें कॉपर को अलग करना है, अर्थात कॉपर इससे धातु प्राप्त करनी है। तो अब आपको क्या करना है, ये दो छड़ ली तो किस किस के लिए देखें, तो आपको एक तो लेना है कॉपर की अशुद्ध छड़, कॉपर की अशुद्ध छड़, और एक लेनी है कॉपर की शुद्ध छड़। अब आप पूछते होंगे सर ये कैसे? देखो आपको कॉपर निकालनी है, तो कॉपर प्रकृति के अंदर, क्योंकि कॉपर देखा जाए तो निम्न क्रियाशील धातु है, हम तो पढ़ रहे थे जी उच्च क्रियाशील। सर ये क्या? आपके सिलेबस में उच्च के लिए सिर्फ 2-4 लाइनें लिखी गई हैं, जबकि ये विधि उन्होंने निम्न में भी डाली है। तो हम निम्न के लिए ये विधि समझेंगे, फिर इसको हम उच्च में ले जाएंगे, उच्च क्रियाशील धातु में ट्रांसफर कर देंगे। कॉपर एक निम्न क्रियाशील धातु है, और मैंने आपको कहा था ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती सोने को छोड़ के, तो ये पाई जाएगी ऑक्साइड के रूप में, मतलब ऑक्साइड में तो नहीं, कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी, या ज्यादातर आपको मिल सकती है तो सल्फाइड के रूप में प्राप्त हो सकती है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो जो आप खनिज लेके आओगे जिसमें कॉपर है वो अशुद्ध है, तो वो कॉपर की अशुद्ध छड़ हो जाएगी, और ये हो जाएगी कॉपर की शुद्ध छड़। अशुद्ध छड़ को हमेशा याद रखना, आपको एनोड बनाना है। क्या बनाना है? एनोड। अशुद्ध छड़ को क्या बनाओगे? एनोड। और शुद्ध छड़ को क्या बनाओगे? कैथोड। इसको दिमाग में बिठाओगे, दिमाग में बैठी क्या? कॉपर की अशुद्ध छड़, या जिस छड़ से आपको कॉपर निकालना है उस छड़ को आप बनाओगे एनोड, और जो शुद्ध छड़, जिस धातु को आपको निकालना है उसकी छड़ बनाओगे आप कैथोड। मान लो यार मैं कॉपर ले लेता, चांदी ले लेता, तो चांदी की शुद्ध छड़ को तो मैं बनाता एनोड, और चांदी की शुद्ध छड़ को बनाता मैं कैथोड। जिसमें प्योर चांदी है वो कैथोड होती, जिसमें अशुद्ध चीज है वो है एनोड, ठीक है। इस पूरे बीकर में मुझे धातु लवण डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? धातु लवण या विद्युत अपघटन है। अब ये क्या है वो देखो, 2 मिनट डायग्राम को पूरा करते हैं। बीच में मैं थोड़ी स्पेस छोड़ता हूं क्योंकि मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा। अब सुनते जाना, मैंने क्या बोला? धातु लवण या विद्युत अपघट्य, ये क्या बोला? इजी है। देखो, जिस धातु को आपको प्राप्त करना है उसकी किसी अम्ल के साथ क्रिया करवाओ। अब आपको पता है कॉपर HCl के साथ या तनु HCl के साथ क्रिया नहीं करता, मैंने आपको समझाया था। तो यहां आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनेगा? धातु अम्ल के साथ क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, कॉपर सल्फेट। तो ये जो कॉपर सल्फेट है यही विद्युत अपघट्य या धातु लवण कहलाएगा। यहां अगर मान लो चांदी लेता, या मैं लेता मान लो सोडियम लेता मैं, उसकी करवाता H2SO4 के साथ उच्च क्रियाशील, तो हाइड्रोजन गैस बाहर होती, N2SO4 बन जाता। तो यहां लेता मैं अशुद्ध सोडियम की छड़, और यहां लेता मैं शुद्ध सोडियम की छड़। इतनी सब चीज थी। मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये अशुद्ध छड़ है,
और ये क्या है, शुद्ध छड़। मैं पहले आराम से समझा रहा हूं, अशुद्ध छड़ से, किससे, अशुद्ध छड़ से। अशुद्ध छड़ से कॉपर निकलता है, क्या निकलता है, कॉपर, और वो जाकर चिपक जाता है, कॉपर कहां चिपकता है, शुद्ध छड़। ऐसा कैसे होगा वो समझे, जो मैंने अभी भी लिखी है वो समझे। मैंने क्या कह दिया कि अशुद्ध छड़ से कॉपर निकला और वो शुद्ध छड़ के जाके चिपक जाएगा। अब ऐसा क्यों, यही समझना है, सुनो। करेंगे क्या, कॉपर धातु का विद्युत अपघटन विधि द्वारा परिष्करण, क्योंकि कैसे, इस प्रक्रम में शुद्ध धातु की कॉपर की छड़ को, शुद्ध धातु की कॉपर की छड़ को कैथोड एनोड के रूप में, कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में, तथा अशुद्ध धातु की छड़ को, मैंने क्या बोला कि कॉपर धातु की शुद्ध छड़ को कैथोड के रूप में तथा अशुद्ध कॉपर धातु की छड़ को एनोड के रूप में लेते हैं, तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धातु लवण या विद्युत अपघट्य में मिला देते हैं। और ये धातु लवण उसी धातु का होना चाहिए जिस धातु का निष्कर्षण आप करवा रहे हो या जो धातु आप प्राप्त करना चाहते हो। आराम से समझ लेना, मैंने क्या बोला, कॉपर धातु का निष्कर्षण या परिष्करण, मतलब कॉपर धातु प्राप्त करनी है, तो आप क्या लिखोगे वो सुनो। इस प्रक्रम में कॉपर धातु की शुद्ध छड़ को कैथोड के रूप में तथा कॉपर धातु की अशुद्ध छड़ को एनोड के रूप में लेते हैं, तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इसी धातु के लवण या विद्युत अपघट्य में डाल देते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी या विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तथा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य का क्या होगा, अपघटन। क्या होगा, अपघटन। वो कैसे देखें, जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसका विद्युत अपघटन हो जाएगा, मतलब ये आयनों में टूट जाएगा। अब आपको पता है ये बना कॉपर, ठीक है, ये अशुद्ध धातु से, ठीक है, विद्युत अपघटन तक समझ लिया, लिख लिया। उसके बाद देखो विद्युत अपघटन प्रारंभ हो जाता है। विद्युत अपघटन होने से अशुद्ध धातु से कॉपर, अशुद्ध धातु से कॉपर विद्युत अपघट्य में आ जाता है या जाकर घुल जाता है, जिससे यह विद्युत अपघट्य कैथोड पर जम जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉपर +2 है, प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ जुड़ेगी, सही है ना, इससे प्लस वाली वैल्यू निकली, मतलब ये धातु प्लस वाली है तो ये माइनस वाले के साथ जाकर चिपक गई और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। अभी भी देखो सल्फेट जो बचा है वो अशुद्ध है। कुछ अशुद्धियां जो इस विद्युत अपघट्य में घुल जाए वो तो विलयन में चली जाएंगी, परंतु जो अशुद्धियां घुलती नहीं, अर्थात वे अशुद्धियां जो जल में अविलय होती हैं, वो एनोड के नीचे जाकर जम जाएंगी। इसके नीचे जाकर, एनोड के नीचे जाकर जम जाएंगी, यहां ढेर कर लेंगी। ये ढेर बन गया ना, इनको बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। वे अशुद्धियां जो जल में अविलय होती हैं, अर्थात विद्युत अपघटन विधि में एनोड के नीचे वो अशुद्धि जो जल में अविलयशील होती है, एनोड पंख कहलाती है। अब मैं पूरा प्रकरण दोहरा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। लिखना कैसे, कॉपर धातु का परिष्करण। इस प्रक्रम में कॉपर धातु की शुद्ध छड़ को कैथोड के रूप में तथा कॉपर धातु की अशुद्ध छड़ को एनोड के रूप में उपयोग किया जाता है, तथा इन दोनों छड़ों को इसी धातु के लवण या विद्युत अपघट्य में रखा जाता है, तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। और जब इस प्रक्रम में विद्युत धारा या जब इन इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, तो इनका विद्युत अपघटन प्रारंभ होता है और अशुद्ध एनोड, अशुद्ध अर्थात एनोड से
कॉपर धातु का कॉपर धातु विद्युत अपघट्य में मिल जाती है, विद्युत अपघट्य में मिल जाती है तथा उसी से शुद्ध कॉपर कैथोड पर एकत्रित होने लग जाती है, अर्थात कॉपर की छड़ धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है और अशुद्धियां प्राप्त होती हैं। वे अशुद्धियां जो जल में विलय आ जाती है वो विलयन में चली जाती हैं तथा वे अशुद्धियां जो जल में विलय नहीं होती वे एनोड के नीचे एकत्रित होने लग जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रकार शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त की जाती है। बस ये चीज क्या थी, ये थी, ये आपने लिख लिया होगा। मैं आपको बताता हूं एनोड और कैथोड पर कैसे वो रिएक्शन होती है। देख लीजिए कॉपर की जो एनोड और कैथोड पर हुई वो देखो रिएक्शन। एनोड कैथोड, एनोड क्या है, प्लस, क्या है, प्लस, तो इसके ऊपर तो SO4 -2 रहेगा, ठीक है, और कैथोड के ऊपर क्या रहेगा, Cu+2। ये तो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा, ये और ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और बनाएगा ये। तो देख लीजिए ये रिएक्शन होती है कैथोड और एनोड पर, ठीक है। मुझे पता है आपको कम समझ में आता है पर समझना तो देखो पड़ेगा, इलाज नहीं है। देखो ये रिएक्शंस बुक में नहीं है तो ये आपको करनी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करवाई थी, आपकी बुक में ये चीज नहीं दी। देखो लास्ट टाइम समझ लीजिए, अगर आपको ढंग से समझ में आता है तो समझ लीजिए, नहीं आता तो भाई ये नंबर जाएंगे, इसको बार बार रिपीट करोगे तभी होगा, ठीक है। देखो इसी को होता है क्या, कॉपर धातु का निष्कर्षण कर, मतलब कॉपर धातु को निकाल रहे। तो आपको क्या लेना है इस प्रक्रम में, कॉपर धातु के शुद्ध छड़ को कैथोड के रूप में तथा अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड के रूप में लिया जाता है तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बीकर में इन्हीं के धातु लवण या विद्युत अपघट्य में रखा जाता है तथा इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य का या इन धातुओं का क्या होता है, विद्युत अपघटन प्रारंभ हो जाता है, मतलब ये टूटने लग जाती हैं, इनका विद्युत अपघटन प्रारंभ हो जाता है, जिससे अशुद्ध धातु से कॉपर निक्षेपित होती है, अर्थात कॉपर बाहर की ओर निकलती है और वह कॉपर शुद्ध धातु पर अर्थात कैथोड पर जाकर एकत्रित हो जाती है और अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं। वे अशुद्धियां जो जल में घुल जाए वो विलयन में रहती हैं तथा जो अशुद्धियां जल में नहीं घुलती अर्थात इस विलयन में नहीं घुली वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, जिसे एनोड पंख अर्थात एनोड अशुद्धियां कहते हैं। और ये समीकरण आपको लिखनी है ये वाली, बस ये लो, विद्युत अपघट्य की, मतलब कॉपर सल्फेट या विद्युत अपघट्य है, ये रही, ये दो लिख दो और नंबर पूरे, ठीक है। ये था कॉपर धातु का विद्युत अपघट्य विधि द्वारा परिष्करण। समझने की कोशिश करें, जल्दी समझ में नहीं आएगा पर कोशिश तो करोगे तभी समझ में आएगा भी। अब आप चाहते हो कि भाई जी घोल के पिला दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है, समझना तो आपको ही पड़ेगा भाई। समझा मैं सकता हूं, नहीं समझ में आता तो रट लो। रटना वैसे देखो कोई भी हर टीचर ये बोलता है समझो, मैं बोलता हूं रट लो। कारण है क्योंकि बचपन में हमें ABCD सिखाई गई थी, जिसको अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं, या गिनती सिखाई गई या ANR सिखाया गया, वो हम अनार ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे A फॉर एप्पल बोलते हैं, B फॉर बॉय बोलते हैं, तो वो हमने रटी है चीजें, हमें याद नहीं रहती, रटी हुई है। याद तो एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, भूल जाओगे। रट लो, नहीं समझ में आता रट लो, 1 बार रटो, 2 बार रटो, 3 बार, 5 बार, 10 बार, मैं अगर आप 50 बार रटोगे तो 60वीं बार आपको याद हो ही जाएगा। ये साइंस में और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाए। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, एक प्रश्न लिखें। प्रश्न यह है कि उच्च क्रियाशील धातुओं का
उच्च क्रियाशील धातुओं को कार्बन के साथ अपचन करवाकर शुद्ध धातु प्राप्त या धातु प्राप्त क्यों नहीं की जा सकती? क्यों नहीं की जा सकती? उच्च क्रियाशील धातुओं को कार्बन के साथ अपचन करवाकर शुद्ध धातु या धातु क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती? या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उच्च क्रियाशील धातुओं का उच्च क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों का कार्बन के साथ अपचन करवाने पर धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? तो देखें, सीधी सी बात, मैं आपको एक बात समझाता हूं। ये जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड मतलब K2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम तो CO आएगा, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो धातु आप देख रहे हैं, ये ऑक्साइड है, सारे के सारे ये उच्च क्रियाशील है। इनको कार्बन से आप अपचन क्यों नहीं करवा सकते? इसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि इनका यदि आप कार्बन के साथ अपचन करवाओगे तो आपको सोडियम कार्बन प्राप्त होगा, सही है ना? तो ऐसा कुछ प्राप्त होगा, Na4C। ऐसा प्रकृति में कोई विद्यमान तत्व नहीं, तो आपके अनुसार ये है। अब इसको मैं सही नजरिए से आपको करवा के देता हूं, सुनो। इसके पीछे रीजन है कि उच्च क्रियाशील धातुओं की बंधुता अर्थात बंधन बनाने की क्षमता ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है कार्बन की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बनाते हैं द्विबंध। ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? द्विबंध। द्विबंध, एकल बंध, त्रिबंध। ये एकल बंध है, ये द्विबंध है, ये त्रिबंध है। कार्बन और सोडियम के मध्य तो सिंगल बंध बनेंगे। क्या बनेंगे? सिंगल बंध। कार्बन सोडियम और ऑक्सीजन के मध्य बनेंगे द्विबंध। सोडियम और ऑक्सीजन के मध्य बनेंगे द्विबंध। सोडियम और कार्बन के मध्य बनेंगे सिंगल बंध। अब मेरे को एक बात बताओ, एक स्टिक को तोड़ना आसान है, ठीक है? अगर मैं ये 2 स्टिक कर दूं तो मेरे को ज्यादा जोर लगेगा और ये ज्यादा प्रबल रहेंगे, ठीक है? तो सीधी सी बात है, सिंगल बंध से ज्यादा डबल बंध अधिक मजबूत होते हैं। इसी कारण, और इनको साइंस में बोला जाता है बंधुता। क्या बोलते हैं? बंधुता, बंधुता, बंधुता। क्या बोलते हैं? बंधुता। तो सीधी सी बात है, तो आप क्या लिखोगे उत्तर? उच्च क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड कार्बन के साथ अपचन अभिक्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु या उच्च क्रियाशील धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ अधिक प्रबल होती है या मजबूत होती है, जिस कारण से ऑक्साइड अर्थात उच्च क्रियाशील धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, अर्थात अपचन की अभिक्रिया कर लेंगी, परंतु कार्बन के साथ नहीं। पर यहां उत्तर क्या लिखना है? यहां आपको लिखना है कि उच्च क्रियाशील धातु कार्बन की अपेक्षा या उच्च क्रियाशील धातुओं की बंधुता, क्या? बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ होती है, अतः
कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ प्रबल होती है, अतः यह कार्बन के साथ अपचन क्रिया नहीं करते और धातु मुक्त नहीं करते हैं। बस इतनी चीज थी। क्या है कि उच्च क्रियाशील धातुएं, उच्च क्रियाशील धातुएं, क्या उच्च क्रियाशील धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ अधिक प्रबल होती है या मजबूत होती है, जिस कारण से इनके ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात कार्बन के साथ अपचन क्रिया देकर या कर धातु प्राप्त नहीं करते या धातु मुक्त नहीं करते हैं। यह आंसर था। ठीक है, तो जैसा कि ये टॉपिक चल रहा था, अभी इसका एक पॉइंट बाकी है कि फिर इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है। तो बुक में लिखा गया है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण इनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या दे दिया गया, क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये क्या दे दिया कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जो उच्च क्रियाशील धातु है, इनका निष्कर्षण इनके गलित मतलब जब इनको विद्युत अपघटन में डाल दिया जाता है, अर्थात इनमें द्रव घोल दिया जाता है, अर्थात इनको धातु से द्रव में बदल दिया जाता है, गलित क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। बहुत आसान है, आपने नमक ले लिया NaCl, इसका विद्युत अपघटन करवाया, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, आपको क्या प्राप्त होगा, Na+ और Cl-, यही होगा भैया, टूटेंगे इसमें Na+ और Cl- में। अब आपको पता है ये प्लस है, अब आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, है ना। आपको पता है कैथोड होती है माइनस, एनोड होती है प्लस। अब आप सोच के देखिए, माइनस वाली किसके पास जाएगी, माइनस वाली तो प्लस के पास, प्लस वाली माइनस के पास। तो ये सोडियम Na+, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए A, ये क्रिया करके क्या बनाएगा Na, Cl-, अब Cl- है पर इनकी संख्या यहां आपको 2 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, 2। ठीक है, संतुलित के लिए भी करना पड़ता है, कोई इलाज नहीं। ठीक है, Cl2, तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, तो इसी ने तो त्यागे थे, मतलब ये है कि Cl- ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl ने उतारा, एक मतलब मुक्त किया, और दूसरी Cl ने दूसरा इलेक्ट्रॉन किया, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके Cl2 बन गई। क्या बन गई, Cl2। और ये मुक्त करेगी तो इस पे प्लस आना चाहिए, और प्लस क्या है, फालतू था, इसने त्याग दिया। और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना था, पर यहाँ 2 सोडियम है तो 2 Na बन जाएगा। मतलब सीधी सी है कि Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na बनाया, Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मैंने ये बोला कि सोडियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सोडियम बनाया, क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्लोरीन गैस बनाई। मतलब ये है कि सोडियम Na था मेरे पास, Na+ से मुझे Na बनाना है, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, Na बन जाए। Cl- आयन था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, और त्यागने पर Cl बनाया, तभी तो देखो Na और Cl बना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया Cl से, और Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Na को देकर अपनी संयोजकता को पूर्ण किया और NaCl का निर्माण किया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं, सुनते जाना, लिखना क्या। प्रश्न सीधा सा है, सोडियम धातु का निष्कर्षण करें। तो सोडियम धातु का निष्कर्षण गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से किया जा सकता है, अर्थात NaCl से। NaCl को विद्युत धारा में लगाओगे, मतलब विद्युत अपघटन कराओगे, Na+ और Cl- बनाओगे। ठीक है, इतना कर लिया। यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, लगा दिया। कैथोड एनोड लिख दिया।
कैथोड माइनस होता है तो ये Na+ वाला यहाँ आ जाएगा, और एनोड प्लस होता है तो ये Cl- यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये 1+ है, आपको इसको गायब करना है, पर यहाँ संख्या 2 है तो 2E- लगा दीजिए, 2 Na बन जाएगा। 2 Cl- है, 2 Cl-, तो क्या करें, इधर ये माइनस हटाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और Cl2 बना दीजिए, आपका बन जाएगा। और ये निष्कर्षण कंप्लीट। आपको तो चाहिए थी सोडियम धातु, जो आपको कहां मिल गई, कैथोड पर, और ये अशुद्धि है जो कहां मिल जाएगी आपको, एनोड के नीचे, एनोड पंख। ये तो विद्युत विघटन विधि थी, और क्या, बस ये टॉपिक है। ये लो, अगला टॉपिक है संक्षारण। मैंने आपको पिछले लेसन में करवाया था, मतलब फर्स्ट लेसन जब हमारा आया था तब हमने यही समझा था कि संक्षारण किसे कहते हैं। तब हमने ये बात की थी कि संक्षारण वह होता है, अर्थात वह प्रक्रम जिसमें लोहे पर जंग लगती है, उस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया फर्स्ट लेसन में हमने समझी थी किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे। पहला ये है कि कॉपर धातु को थोड़े दिनों के लिए, अर्थात तांबे को जैसे यह वायु में खुला छोड़ते हैं तो कुछ समय पश्चात, कॉपर नहीं, पहले अपने चांदी से बात, कॉपर छोड़े, पहले चांदी ले लेते हैं, है ना, चांदी सोने की बात करते हैं। चांदी को यदि आप कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, अर्थात अत्यधिक समय के लिए चांदी को खुला छोड़ने पर यह काले रंग की हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ, किसके साथ, सल्फर के साथ क्रिया करकर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। रिएक्शन ने लिखना ही मैंने तो ऐसी बनाई है, होती नहीं है ऐसी, थोड़ी अलग है, मैंने तो ऐसी बना दी, ठीक है, समझा। चांदी को लंबे समय तक वायु में खुला रखने पर वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ यह क्रिया करकर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, जिसके कारण यह काले रंग की हो जाती है, अर्थात इस पर जंग लग जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं, इनका संक्षारण हो जाता है। दूसरा, कॉपर धातु। कॉपर धातु को जैसे ही आप नमी में या वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं, जैसे ही आप कॉपर धातु को नमी वाले स्थान पर खुला छोड़ते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करती है और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है, जिसके कारण कॉपर का रंग भूरे कलर से वो चेंज होकर हरे कलर की हो जाती है, अर्थात उस पे जंग लग जाती है, अर्थात उसका संक्षारण हो जाता है। क्या बोला मैंने? कॉपर जैसे धातु को नमी वाले स्थान पर खुला रखने पर यह वायुमंडल में उपस्थित या वायुमंडल या आर्द्रीय वायुमंडल में रखने पर यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है, जिसके कारण इसके ब्राउन रंग की जो चमक है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, अर्थात उस पर हरे रंग की परत आ जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तीसरा, लोहा। ये तो मैंने आपको करवाया था। लोहे को जैसे आप ऑक्सीजन और जल वाले स्थान, मतलब नमी वाले स्थान या आर्द्र वाले स्थान में रखते हो, जैसे ही लोहे को कुछ दिनों के लिए अम्लों, क्षारकों के साथ या वायुमंडल में, आर्द्र वाले वायुमंडल में अर्थात जल के साथ छोड़ते हैं तो कुछ समय पश्चात इस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, अर्थात क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। Fe3O4.XS2 जंग का सूत्र करवाया था, वही है ये, ठीक है। Fe2O3.XS2 भी बोल सकते हैं, Fe2O3.XS2 चलेगा, ये नहीं तो ये भी आता है। और मैंने 3 भी करवाया था यार, तो ये दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं, ठीक है। आपको ये समीकरण लिखने, आपको सीधा बताना है कि चांदी को वायुमंडल में खुला रखने, वायुमंडल में कुछ दिनों के लिए खुला रखने पर इसका जो कलर है वो धीरे धीरे काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ यह क्रिया कर सल्फर सल्फाइड का निर्माण करती है, जिससे चांदी का संक्षारण हो जाता है। ऐसे ही कॉपर को कुछ समय के लिए नमी वाले स्थान, नमी वाले वायुमंडल में रखने पर यह वायुमंडल से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है, जिसके कारण इसके भूरे रंग की चमक धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, अर्थात इस पर हरे रंग की परत आ जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं।
लोहा, लोहे को कुछ समय के लिए नमी वाले स्थान पर रखने पर यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल के साथ क्रिया कर जंग का निर्माण करती है, जिसका सूत्र Fe2O3.xH2 या Fe3O4.xH2 मैंने लिखवाया था। x की जगह आप 3 भी लगा सकते हो। ये था संक्षारण, तो ये वैसे भी करवाया हुआ। संक्षारण के बचाव के उपाय सुन लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं संक्षारण के उपाय। तो पहला लिखें ग्रीज लगाकर, दूसरा लिखें तेल लगाकर। पहला क्या लिखवाया? ग्रीज लगाकर, मतलब जिस धातु को आपको सुरक्षित करना है उस पर आप क्या कर दीजिए? ग्रीस लगा दीजिए, या पेंट कर दीजिए, या उस पर तेल लगा दीजिए, ठीक है, या उसका यशद लेपन करवा दीजिए, या उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दीजिए, या उसका एनोडीकरण कर दीजिए। तो ये सभी उसके उपाय हैं, इसके संक्षारण से बचाव के उपाय। मैंने क्या क्या बोला, थोड़ा समझे। मैंने बोला तेल लगाकर, दूसरा पेंट कर, तीसरा ग्रीस लगाकर, चौथा यशद लेपन, ये मैं समझाऊंगा, पांचवा एनोडीकरण, और छठा क्रोमियम की परत चढ़ाकर। लिख लो मिश्र धातु, मिश्रित धातु का उपयोग। ये लो मिश्र धातु का उपयोग कर। ये 7 पॉइंट है जिससे संक्षारण से बचा जा सकता है। अब लाइन टू लाइन करेंगे। ये तो थीम क्या बताऊं मैं आपको, ये आपको पता है। तो अब बात करते हैं यशद लेपन। ये क्या चीज है यशद लेपन? वह इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक धातु की मोटी परत या परत को चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। मैंने क्या बोला? मैंने शायद तक मोटी शब्द लिया था, मोटी वर्ड नहीं आएगा, पतली आएगा। वो मोटी तो एनोडीकरण के लिए आता है। मैंने क्या बोला? यशद लेपन क्या होता है? तो सीधा सा है, लोहे व इस्पात जैसी धातुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक धातु की पतली परत को चढ़ाने की प्रक्रिया ही यशद लेपन कहलाती है। बस यही अक्षर है। यशद लेपन क्या होता है? लोहे तथा इस्पात जैसी धातुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक धातु की पतली परत को चढ़ाने की प्रक्रिया या प्रक्रम यशद लेपन कहलाता है। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण तो सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम पर, किस पर? एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। अर्थात धातु पर उसी धातु के ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है, जिससे जंग से बचा जा सकता है। इस यशद लेपन लोहे व इस्पात जैसी धातुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की पतली परत का चढ़ना। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत का चढ़ना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। क्रोमियम की परत वही है, क्रोमियम धातु की परत चढ़ा देना। लास्ट पॉइंट रहेगा मिश्र धातु, ये समझा देता हूं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो सीधा सा बात है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मैंने क्या बोला? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण में 9th क्लास में पढ़ा था। ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों या अवयवों के कणों को, मतलब ऐसे या ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के कणों को पृथक नहीं देखा जा सकता। जैसे मैं नमक को जल में घोल दूं तो मैं नमक और जल के अणुओं को आंखों से अलग अलग नहीं देख सकता। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ऐसी 2 धातुएं या 2 से अधिक धातुओं जिनको मिलाने पर समांगी मिश्रण बनता है, वो मिश्र धातु कहलाती है। ऐसी तो क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे हमें सबसे पहले लेना स्टेनलेस
इधर लिख देता हूं। पहला उदाहरण है स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकल प्लस क्रोमियम। इन तीन धातुओं से मिलकर बनी मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील कहलाती है, जिस पर जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील को बनाना कैसे? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहे में निकल और क्रोमियम को मिलाने पर बनी मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। नेक्स्ट है पीतल, कॉपर प्लस जिंक। पीतल मिश्र धातु किससे बनती है? तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से ही या समांगी मिश्रण से पीतल मिश्र धातु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कांसा, उत्तर आएगा कॉपर प्लस टिन, एसन। कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन से, ठीक है। कांसा पीतल के तो बर्तन यूज किए जाते हैं आपको। नेक्स्ट है सोल्डर, सोल्डर तो आंसर आएगा लेड व टिन, लेड व टिन। अब सोल्डर क्या होता है? किन्हीं दो धातुओं को जोड़ने के लिए जो एक रोड लेते हैं ना, आपने कभी वेल्डिंग करवाई हो तो आपने देखा हो कि वेल्ड करने वाला एक सिल्वर कलर की रोड रखता है, जिस पर वो धीरे धीरे आग लगाता है या वेल्ड करता है तो वो जमती जाती है, उसको सोल्डर बोलते हैं। अर्थात दो धातुओं को जोड़ने वाली तीसरी धातु क्या कहलाती है? सोल्डर कहलाती है। सोल्डर एक मिश्र धातु होती है जो लेड और टिन का मिश्रण होती है। इसका उपयोग इसमें किया जाता है तो इनका इस मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, जिसके कारण विद्युत तारों के जोड़ों को जोड़ने में, जोड़ जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए सोल्डर धातु या सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। फिर रह गया अमलगम। वे मिश्र धातुएं जो मरकरी से जुड़कर बनती है, अर्थात वे मिश्र धातुएं जिसमें मरकरी धातु भी होती है, वे अमलगम कहलाती हैं। अर्थात वे मिश्र धातुएं जिनमें आपको क्या मिल जाए? मरकरी, वो सभी अमलगम मिश्र धातु कहलाती हैं या अमलगम कहलाती हैं। अमलगम क्या होता है? तो सीधा सा लिखना है, मरकरी से मिलकर बनी सभी मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं। लास्ट एक टॉपिक था जो मैंने छोड़ दिया था, एक्वा रेजिया रॉयल वाटर। 3:1 में HCl और HNO3 का ताजा मिश्रण। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया होता है रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसे, एक्वारेजिया रॉयल वाटर, एक्वारेजिया या रॉयल वाटर। ये क्या होता है? ठीक है, 3:1 में, मतलब 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3:1 में होना चाहिए और 1:1 में होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल, वो भी सांद्र, दोनों सांद्र होंगे। एक्वारेजिया क्या होता है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, जो सोने जैसी धातु को पिघलाने का कार्य करता है, अर्थात उसे गलाने का कार्य कर देता है। तो ये एक्वारेजिया का उपयोग था, इतना छोटा सा था, ज्यादा फालतू करने का कोई फायदा नहीं है। एक्वारेजिया क्या होता है? तो 3:1 में HCl और सांद्र H2SO4, सॉरी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। 3:1 कैसे कि 3 हिस्सा तो सांद्र HCl का होगा और 1 हिस्सा होगा सांद्र HNO3 का। इस प्रकार के अनुपात वाला मिश्रण मिल जाए वो एक्वारेजिया कहलाता है। ये दोनों आपस में मिलकर इतनी ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं जिससे ये सोने जैसे धातुओं को भी गला देते हैं, ध्यान रखना। और इनको जब अलग अलग रखा जाता है तब ये इतने क्रिया नहीं करते, अर्थात ये इतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते कि सोने जैसी धातुओं को पिघला सके, परंतु जब इनको 3:1 में मिलाया जाता है तब ये सोने जैसी धातुओं को भी क्या कर देती है? पिघला देती है, अर्थात उन्हें गलाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये लेसन होता है समाप्त। अब नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर वो आएगा आपको एनिमेशन, महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उसमें, जरूर देखा करो। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने समझाई वो आपको समझ में नहीं आई, क्या पता वहां आ जाए, तो आप उसको इग्नोर मत करें, समझे। तो ये लेसन आज समाप्त हो जाता है। इसी के साथ प्रश्न उत्तर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट होते हैं, वो नोट्स नहीं होते, वो शॉर्ट होते हैं। मतलब आपको यदि 1 घंटे के अंदर अंदर लेसन को पढ़ना हो, मेन पॉइंट तो उसमें लिखे जाते हैं, डिटेलिंग मैंने आपको सारी के सारी लिखवाई है। अब बात करते हैं 4th लेसन की, वो कल करेंगे। 2 मिनट रुक जाए, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करना है और जितना हो सके उतने सभी अपने फ्रेंड्स को बताना है कि
कि आपकी क्लासेस चल रही है। कुछ पिछले दिनों से इंग्लिश वगैरह की वीडियोस या अपलोड नहीं हो पा रही है, उसके पीछे थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। मंडे से आपको हम पूर्णतः एक शेड्यूल लाइन देंगे जिसमें आपकी सभी क्लासेस मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इन सब का, पंजाबी और संस्कृत हम फिलहाल थोड़े दिनों बाद शुरू करेंगे। 10th क्लास का पूर्ण बैच मिलेगा और थोड़े दिनों बाद हम 9th भी स्टार्ट कर देंगे। 9th की साइंस तो चल रही है, बाकी कुछ पॉइंट रहा हुआ वो भी करवा देंगे। तो धन्यवाद।